नमस्कार। NCERT क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि क्लास 11th में ये जो चैप्टर है इसमें जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक वो काम आएगा। इसमें कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स दिए गए हैं जिनके बारे में समझाया गया है जो जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे वो सभी में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। इसकी पहली क्लास में हमने रसायन विज्ञान के बारे में जाना था, इसके उपयोग के बारे में जाना था, वैज्ञानिक मापन कैसे करते हैं यानी कि मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में जाना था, वैज्ञानिक संकेतन के बारे में हमने जाना था। आज की क्लास में हम इसमें जानेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं, डायमेंशन एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण क्या है। इसके अलावा हम इसमें रासायनिक संयोग के नियम और मोल कंसेप्ट यानी कि मोल अवधारणा के बारे में भी हम सीखेंगे। ये मोल अवधारणा को समझना इतना आवश्यक है कि जब कभी भी आप आगे काम में लेंगे केमिस्ट्री में तो ये मोल अवधारणा को बहुत गहराई से हमें जानना होगा। तो आप इन सभी बातों को बहुत गहराई से सुनें, देखें और उसको समझने की कोशिश करें। तो जो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं वे कर रहे हैं हम सार्थक अंक से। सार्थक अंक को आप समझने का प्रयास करें कि सार्थक अंक है क्या और वो केमिस्ट्री में या किसी भी साइंटिफिक नोटेशंस में किस प्रकार से ये काम आते हैं। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के आधार पर आपको कुछ सीखना होगा। जैसे सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 285 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसमें 2, 8 और 5 ये तीनों सार्थक अंक हैं। इसके आगे हम देखें 0.25 ml, इसमें केवल 2 सार्थक अंक हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कहते हैं सभी गैर शून्य अंक जिसमें शून्य ना हो, जो जीरो ना हो, वो सब सार्थक होते हैं। तो 285 में तो तीनों सार्थक हो गए, लेकिन 0.25 में यहाँ पर 0 सार्थक नहीं है, केवल 2 और 5 ये क्या है, सार्थक अंक हैं। इसके अलावा और समझने की कोशिश करें कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में बात की थी, यहाँ भी समझने की कोशिश करें कि ऐसे जीरो या ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बतलाते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, जैसे 0.03, इसमें ये जो पॉइंट से पहले वाला जीरो और पॉइंट के बाद वाला जीरो ये दोनों ही सार्थक नहीं है। आप फिर वापस से ध्यान से समझो, क्या कहा कि गैर शून्य अंक से पहले आने वाला, तो यहाँ गैर शून्य अंक कौन सा है, यहाँ पर है 3। उससे पहले आने वाले जितने भी शून्य हैं यानी कि जितने भी जीरो हैं वो सार्थक नहीं होंगे। तो 0.03 में जो पहले वाला जीरो है, दशमलव से पहले वाला जीरो, दशमलव के बाद वाला जीरो, ये दोनों ही सार्थक नहीं है। तो केवल एक कौन सा सार्थक अंक बचा, वो है 3। आगे देखें, एक और एग्जाम्पल है इसमें कि 0.0052। अब इस 0.0052 में आप समझ गए होंगे कि गैर शून्य अंक कौन कौन से हैं, 5 और 2। तो इससे पहले के जितने भी शून्य दे रखे हैं, 3 जीरो लगा रखी हैं, ये तीनों ही सार्थक नहीं हैं। इसका मतलब इसमें जो सार्थक अंक हैं वो केवल 2 हैं, एक 5 और एक 2। आगे समझें, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखो इसको गहराई से समझो। क्या हुआ कि अगर ऐसे डिजिट्स जिनमें जो जीरो नहीं है और उनके बीच में जीरो आ रहा है, तो वो जीरो क्या हो जाएगा, वो सार्थक हो जाएगा। जैसे 2.005, इसमें जो दोनों जीरो हैं वो 2 और 5 के बीच आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जीरो भी सार्थक अंक होंगी। तो अब इसमें कुल कितने सार्थक अंक हुए, 2 हो गया, एक पहला वाला जीरो, एक उसके बाद वाला जीरो और फिर 5, यानी कि इसमें कुल 4 सार्थक अंक होंगे। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी कि यदि कोई सार्थक अंक नहीं लगा हुआ है और जीरो पहले आ रहा है यानी कि लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वो सार्थक नहीं है। लेकिन 2 सार्थक अंकों के बीच में जो 2 गैर शून्य अंक हैं उनके बीच में जीरो आता है तो वो सार्थक हो जाता है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कि मैं उन्हें काउंट करते हैं या गिनते हैं। एक और बात समझें, किसी अंक के दाईं ओर अथवा अंत में आने वाले शून्य सभी सार्थक होते हैं। अभी हमने इससे पहले क्या कहा था कि बाईं ओर आने वाले सार्थक नहीं है। यदि जीरो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वो सार्थक नहीं है, लेकिन यदि जीरो राइट साइड में आ रहा है, किसी भी गैर शून्य अंक के राइट साइड में यानी कि दाहिनी ओर आ रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो सार्थक हो जाएगा।
अब यहाँ देखें, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। 0.200 में 3 सार्थक अंक हैं। अब ये 3 कौन कौन से हैं? हमने कहा लेफ्ट साइड वाला नहीं होगा, इसका मतलब जो डेसिमल से पहले 0 लगा हुआ है वो सार्थक नहीं है, लेकिन 2 के बाद जो दोनों 0 लगे हुए हैं वो दोनों सार्थक हैं। तो इसमें कुल कितने अंक हो गए सार्थक अंक? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। एक 2, एक उसके बाद वाला 0, एक उसके बाद वाला 0। तो लेफ्ट साइड वाले नहीं हैं लेकिन राइट साइड वाले हैं। ठीक है, अब राइट साइड में भी ध्यान रखें, यदि डेसिमल है तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लेकिन आगे पढ़ो ध्यान से, उसमें लिखा है कि परंतु दशमलव विहीन संख्या यदि है तो दाहिनी ओर वाला भी शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे मानो हम 100 लें, 100 का एग्जाम्पल लें, इसमें एक तो सार्थक अंक है लेकिन आगे वाले 0 क्या है? ये सार्थक अंक नहीं है। यदि ये दशमलव के बाद आए होते, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल से यही बात करूं, मैं कहूँ 0.100 होता, समझ रहे हैं बात को? 0.100, तो यहाँ पर अब जो एक के बाद वाले दोनों 0 हैं ये सार्थक हो गए होते क्योंकि वो दशमलव के बाद आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 100 से पहले कोई दशमलव है नहीं, तो क्या होगा कि एक के बाद जो 2 0 आ रहे हैं वो सार्थक नहीं होंगे। 100 में केवल एक सार्थक अंक होगा। आगे समझे, वस्तुओं की गिनती, उदाहरण के लिए 2 गेंद या फिर 20 अंडे, इनमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत है क्योंकि दोनों ही यथार्थपरक संख्याएं हैं। इन्हें दशमलव लिखकर उनके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जाता है। अब जैसे मानो 2 है, अब इसको 2 को अपन 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.000 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखो 2 के बाद में इन्होंने 6 0 लगा रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम बेहद बता नहीं सकते कि इसमें अनंत 0 लग सकती हैं और सभी के मान 2 होगा। इसी प्रकार 20 है, 20 के आगे भी बहुत सारी संख्याएं लगा रखी हैं, बहुत सारी 0 लगा रखे हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझें, जैसे हमने कहा कि दशमलव के बाद यदि दाहिनी ओर आते हैं 0 तो वो सार्थक हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने भी अंक लिखे हुए हैं वो सब कैसे कैसे हैं? वो सब सार्थक अंक हैं। अब सार्थक अंकों को लेकर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, उनको समझने की कोशिश करें। देखो, जैसे हमारे पास में कहा गया कि हम उसका एडिशन करना चाह रहे हैं, हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको 3 संख्याएं दे दी गई। जैसे मानो एक दिया 12.11, दूसरा दिया 18.0 और तीसरा दिया 1.012। इनको हमने तीनों को ऐड कर लिया। ऐड करने पर हमारे पास क्या आया? 31.122, 31.122 ये हमारा आंसर आया। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाली जो डिजिट है 12.11, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? जरा सोच के बताओ। इसमें कुल है 4 सार्थक अंक, एक तो 1, 2 और दशमलव के बाद में 1 1। लेकिन अगली वाली संख्या देखो तो उसमें कितने सार्थक अंक हैं? केवल 3 है। एक 1 है, एक 8 है और एक 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि दशमलव के दाहिनी ओर आ रहा है। और तीसरी वाली संख्या को अगर आप देखें तो आप अपने आप समझ गए होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसमें भी 4 सार्थक अंक हैं। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जो न्यूनतम सार्थक अंक हैं उसी में ही उत्तर आना चाहिए। और न्यूनतम सार्थक अंक प्रश्न में हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। कौन सी वाली संख्या में? 18.0 में। इसका मतलब उत्तर भी 3 सार्थक अंकों में आना चाहिए। और यह आंसर हमारा क्या रहा है? 31.122, यानी कि 5 सार्थक अंक हैं। लेकिन हमें कितने में आंसर देना है? हमें देना है 3 में। तो सही उत्तर हमारे पास क्या आएगा? 31.1। बाद वाले 22 को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इसमें ये सार्थक अंक नहीं है। सार्थक अंक हमें प्रश्न में केवल हमें 3 में ही आंसर देना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 31.1। तो कैलकुलेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर या सार्थक अंकों को लेकर किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो वहाँ ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में यदि न्यूनतम सार्थक अंक जितने दिए हुए हैं उत्तर भी उतने ही अंकों में आएगा, ज़्यादा अंकों में नहीं आएगा। सार्थक अंकों का गुणा या भाग करना, इसको भी आप सीखें। जैसे मानो 2.5 इंटू 1.25, इसका हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया, इसका हमने गुणा किया और आंसर कितना आया? इसका आया 3.125। ये इसमें आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ क्या है? केवल जो प्रश्न में है वो 2 सार्थक अंक हैं। कौन कौन से? 2 और 5। दूसरे वाले में कितने हैं? 3 है। लेकिन हमें उत्तर किस में देना है? हमें न्यूनतम में देना है। तो जो हल निकल कर आया, इसका सॉल्यूशन निकल कर आया, वो तो आया 3.125। लेकिन अंक कितने होने चाहिए? उत्तर में केवल 2 ही होने चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3.1 आ जाएगा।
तो आंसर कितना आया 3.1। क्यों आया? इसलिए क्योंकि प्रश्न में जो न्यूनतम सार्थक अंक है 2 हैं, इसलिए उत्तर भी केवल हम 2 ही सार्थक अंक में दे सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर 3.1 आ जाएगा। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस या विमीय विश्लेषण। इसमें हम ये डायमेंशनल एनालिसिस में करेंगे कि किस प्रकार से हम एक को दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है कि 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं, ये प्रश्न है, फिर देना ध्यान से कि 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं, इसको हमें समझना है। तो अब यहाँ समझो, देखो हम कहेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप जानते हो 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप जानते हो 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो 60 सेकंड होते हैं, वो भी आप जानते हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक दिन बराबर किसके 24 घंटे। देखो क्या लिखा हुआ, 1 डे अपॉन 24 आवर। तो एक दिन 24 घंटे के, या हम क्या है 24 घंटे एक दिन के बराबर है। 1 घंटा 60 मिनट के, या 60 मिनट 1 घंटे के बराबर है ना। इसके आगे किसी को देखो 2 दिन में कैसे परिवर्तन करेंगे, तो हम कहेंगे 2 दिन 24 घंटे इंटू 1 डे, 60 मिनट इंटू 1 आवर, और उसके बाद 60 सेकेंड्स इंटू 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 7 सेकेंड, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 दिन में 24 घंटे, और उसका गुणा कर दिया हमने 2 से। तो अब हमें जब इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 24, क्योंकि देखो यहाँ से 24 आ रहा है, 24 इंटू 1 24 हो गया, 60 अपॉन 1 तो 60 हो गया, फिर 60 अपॉन 1 तो 60 हो गया। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये सेकेंड्स में आंसर आ गया। तो कितना हो गया, ये 1,72,800, यानी कि 1,72,000 सेकेंड्स होते हैं। तो ये डायमेंशन एनालिसिस आपको करना आना चाहिए कि हम देखें दिन में कितने घंटे, घंटे में कितने मिनट, मिनट में कितने सेकंड। इसी तरह से आपको पूछा किलोमीटर में कितने मीटर, मीटर में कितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, फिर आपसे कहें किलोमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित करो, तो आप आसानी से इस विधि द्वारा कर सकते हैं। एक और बात इसमें सीखो, देखो इस चैप्टर में कई बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई हैं जो पूरी केमिस्ट्री में काम आती है, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था। एक है प्रेसिशन, एक होता है एक्यूरेसी। इसको समझने की कोशिश करें। किसी भी राशि के विभिन्न मापनों में निकटतम को व्यक्त करता है प्रेसिशन। इसको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल, तब आपको और बात समझ में आई, क्योंकि क्या डेफिनेशन से आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। यथार्थपरकता की एक बार डेफिनेशन और देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। और किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मानों से मेल कर रखने को व्यक्त करती है, वो कहलाती है एक्यूरेसी, या फिर उसे कहते हैं यथार्थपरकता। इसको समझने की कोशिश करें। देखो परिशुद्धता क्या है, जैसे मानो हम कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए सही उसका रिजल्ट है, वो है 2 है, क्या रिजल्ट है 2 ml का है या 2 सेंटीमीटर का है, कुछ भी, कोई भी 2 आंसर है। अब है एक ने एक्सपेरिमेंट किया और पहली बार में उसका रिजल्ट आया 1.90। समझने की कोशिश करना, देखो रिजल्ट कितना आया 1.90। दोबारा इसने किया फिर भी 1.90, तिबारा किया तो 1.9 बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जितने भी मान आ रहे हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल निकटतम है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। यथार्थ कितना है 2 है, तो परिशुद्धता है लेकिन उनमें यथार्थता नहीं है। यदि हम कहें वो प्रायोगिक मान से मेल खा रहे हो, प्रायोगिक मान कितना, बस हम कहें 2 है और उससे मान वास्तविक मान से मेल खा रहा है, इसका मतलब उसमें एक्यूरेसी भी है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, जैसे मानो एक लड़का है, कोई भी एक बॉय है, कोई भी हम क्या क्लास का बच्चा है, विद्यार्थी है, उसने रिजल्ट निकाला, पहले कितना आया 1.95, दोबारा आया उसका, उसी ने किया तो 1.93, उसका एवरेज हमने निकाल लिया 1.940। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट कितना है इसका, वास्तविक कितना 2 है, जो वास्तविक मान है वो कितना 2 है। लेकिन इसके जो दोनों मान आप ध्यान से देखो 1.95 और 1.93, ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पास पास हैं, लेकिन 2 से बहुत दूर है। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो दूसरा है 1.94 और 2.05, ये आपस में नहीं मिल रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें प्रेसिशन नहीं है, लेकिन देखो ये एक्यूरेट मान के बहुत पास आ रहे हैं 1.995, और दूसरा वाला है 2.01 और 1.99, और उसका जो औसत आ रहा है वो 2। अब हमारी बात क्या समझ में आती है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो हम बात करें, ध्यान से देखो कि जो जिनके मान वास्तविक प्राप्त हों, मतलब बिल्कुल जो एक्यूरेट मान है उसके प्राप्त हों, वो तो है एक्यूरेसी से, और बाकी कहलाता है प्रेसिशन। तो ऊपर वाले जो पहला छात्र है का, जिसको हम कह रहे हैं, इसमें प्रेसिशन तो है, इसमें परिशुद्धता है, लेकिन यथार्थपरकता नहीं है, क्योंकि यथार्थ मान से वास्तविक मान से ये बहुत दूर है। दूसरे वाले का देखो तो इसमें परिशुद्धता नहीं है, एक 1.94 और एक 2.05, लेकिन
इसका हम देखें तो 1.995 ये बिल्कुल जो वास्तविक रिजल्ट है उसके पास आ रहा है, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट के पास आ रहा है। तो इसमें जो परिशुद्धता नहीं है लेकिन यथार्थता है, पहले वाले में परिशुद्धता थी लेकिन यथार्थता नहीं थी। अब तीसरे वाले को देखो, इसमें परिशुद्धता भी है और इसमें यथार्थता भी है, इसमें एक्यूरेसी भी है, इसमें प्रिसिजन भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि एक तो वास्तविक रिजल्ट के भी इसका रिजल्ट वही आ रहा है और दूसरे मान जो आ रहे हैं वो दोनों 2 के पास में है, 2.01 और 1.99। इसका मतलब इसमें जिस बच्चे ने जो छात्र गा है इसका रिजल्ट एक्यूरेट भी है और इसका प्रिसाइज रिजल्ट भी है। तो हमने एक्यूरेसी भी सीखा, हमने प्रिसिशन भी सीखा। अब जैसे मैंने पहले कहा था, हम इस वाली क्लास में कुछ रासायनिक संयोजन के नियम भी सीखेंगे, जिसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। इसको बात को समझने की कोशिश करो। जैसे ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं मान लीजिए हमने कोई केमिकल रिएक्शन कराई, हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया की, उस रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या लेके चलेंगे, रिएक्टेंट लेके चलेंगे, यानी कि कुछ अभिकारक लेके चलेंगे। उन अभिकारकों का, उन रिएक्टेंट्स का आप द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए, उनका मास ले लीजिए कितना है, तोल लीजिए भाई इसका मान लीजिए पहले का इतने ग्राम है, दूसरे का इतने ग्राम है, आपने कहा 2 ग्राम और 1 ग्राम, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ये लेके चलें तो कुल 3 ग्राम हो गया। अब कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे प्रोडक्ट वो लिक्विड बने, सॉलिड बने, चाहे गैसियस बने, उन सब का मास भी आप निकाल लीजिए, तो उनका वही मास होगा, वही द्रव्यमान होगा जो किसका था, रिएक्टेंट्स का था। इसका मतलब क्या हुआ, हमने केमिकल रिएक्शन कराई, हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, कोई नए पदार्थ का निर्माण हुआ, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान संरक्षित रहा, द्रव्यमान मास कंजर्व रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं, और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से आप चाहें तो और बताऊं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। जैसे बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लें और सोडियम सल्फेट का ले लें, आप करके देख लें, आप लैब में जाएं करके देखें, आपको पता चलेगा और आपको आनंद भी आएगा। जब आप खुद करके देखोगे तो आपको लगेगा वास्तव में जो हमने सीखा वो हमने करके देख लिया। आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाइए और सोडियम सल्फेट का बनाइए, दोनों का आपको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। बंद करें और उसको दोनों को वे कर लें। उसका एक तरीका होता है, कोनिकल फ्लास्क ले लो, कोनिकल फ्लास्क में एक अंदर टेस्ट ट्यूब डाल दो, एक कोनिकल फ्लास्क मानो हमने बेरियम क्लोराइड भर लिया और उसमें हमने सोडियम सल्फेट भर लिया, और उसको एक हमने बाहर एक कॉर्क लगा दी बिल्कुल बंद, और उसके बाद हमने उसको वे कर लिया कितना आया दोनों का द्रव्यमान। अब क्या करो, थोड़ा उसको टिल्ट करो, उसको टेढ़ा करो, जिससे कि जो सोडियम सल्फेट था वो उसमें बेरियम क्लोराइड में गिर जाए, तो आपको वहाँ पर बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी जैसे ही मिलेगा, सफेद अपेक्षेप मिलेगा, वाइट पीपीटी मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट। इसके वाला केमिकल रिएक्शन हो गई। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप वापस तोल लो, वही मास आएगा जो पहले था। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद भी द्रव्यमान संरक्षित रहा, तो ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आप समझ लें, इसको ध्यान से बिठा लें दिमाग में कि जब कभी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनके मास में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट सीखें स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। फिर समझ लें कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है, ये स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। मतलब क्या है इसका, मतलब समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे मान लीजिए हम कहें H2O वाटर है, अब ये वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, अब आप पानी यहाँ से ले लो, कहीं 10 किलोमीटर दूर से ले लो, किसी और स्टेट से ले लो, किसी और कंट्री से ले लो, कहीं से भी लोगे, यदि आपके पास जल है तो जल में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो हमेशा समान रहेगा। इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे अब बात करें, मानो कैल्शियम कार्बोनेट लेके चलो, और कैल्शियम कार्बोनेट से हमने क्या किया कि उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो एक विधि तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड क्या ली कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। दूसरा, कार्बन की को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो तब कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो चाहे कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनी हो, चाहे कार्बन के कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी हो, उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है
वो हमेशा समान रहेगा। एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो कह रहे हैं कि हमने तांबे का, कार्बन का और ऑक्सीजन, मतलब कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, उनका प्रतिशत है पहले नमूने में। पहला एक उन्होंने सैंपल लिया जो उन्होंने नेचर से लिया, और नेचर से उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसमें प्रतिशत देखा। तो जो प्रतिशत आ रहा है वो 51.35, 9.74 और 38.91 है। और एक उन्होंने सिंथेसाइज कर लिया, कॉपर कार्बोनेट को उन्होंने सिंथेसाइज कर लिया। पहले तो उन्होंने वहाँ से ले लिया नेचर से, उसमें देख लिया यदि वो प्योर है तो, है ना, शुद्ध होना चाहिए, शर्त ये है। तो उसमें कार्बन का, कॉपर का और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब ये उन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज भी कर लिया लैब में, और तब भी उनका जो अनुपात है वही आएगा। तो कॉपर कार्बोनेट में कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा, द्रव्यमान का प्रतिशत आएगा, वो समान आएगा। बस इसके लिए शर्त क्या है कि ये ध्यान देने की बात है कि यौगिक हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। और एक बात और कि भाई समस्थानिक नहीं होने चाहिए। आइसोटोप्स के बारे में आप पढ़ के आए हो, जानते हो, ऐसा नहीं हो कि पहले में कोई समस्थानिक और दूसरा हो, दूसरे में कुछ और हो। जैसे मानो कार्बन का 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये आइसोटोप्स अगर पहले में कार्बन 12 है तो दूसरे में भी कार्बन 12 होना चाहिए। यदि ये दोनों बातें हैं तो ये स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। इसके अलावा एक नियम और है जो हमें सीखना है, वो है गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं, या गुणित अनुपात का नियम। इसको भी बहुत ध्यान से सीखो और समझो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। यदि दो तत्व संयोजित होकर, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना समझना, यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों में अनुपात में होते हैं। और देखो लैंग्वेज से तो आपके अभी थोड़ा लग रहा होगा पता नहीं क्या बोल गए, इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो बात समझ में आएगी, फिर वापस ये नियम बोलकर देखेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे मैं आपको चलो एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मानो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दो तत्व हो गए। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक से ज़्यादा प्रकार के यौगिक बनाएंगे। आप जानते हो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप समझ रहे हैं बात को। इसी तरह से N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो दो, अब जैसे कार्बन का ले लो एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, CO और CO2। तो दो तत्व आपस में संयुक्त होते हैं और एक से अधिक प्रकार के यौगिक वो बना लेते हैं। तो पहले लाइन समझ में आ गई ना। तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, जैसे हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन का द्रव्यमान मानो 14, ऑक्सीजन का कितना 16। तो इनका जो द्रव्यमान है उसका छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ये जो आपस में संयुक्त होते हैं, ये जो आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, इनका आप जब अनुपात निकालोगे, इनके पूर्णांकों का जो अनुपात निकालोगे, हमेशा एक निश्चित अनुपात में आपको ये मिलेंगे। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आएगा, उससे आपकी बात और समझ में गहराई से आ जाएगी कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। पहले इन्होंने एग्जाम्पल लिया जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन के 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से मिले और जल बन गया 18 ग्राम। बात समझ में आ गई। आप जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बन गया। दूसरे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 32 ग्राम से मिलाया और बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। बात समझ में आ गई। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O भी बनाते हैं और H2O2 भी बनाते हैं। H2O का मतलब जल, H2O2 का मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक तो हो रहा है 216 से संयुक्त और एक हो रहा है 232 से संयुक्त। बात समझ में आ रही है। तो ऑक्सीजन का अगर अनुपात निकालें तो क्या आ गया, 1:2 आ गया। जो लास्ट वाली लाइन जो मैं आपसे कह रहा था कि एग्जाम्पल से आगे बात समझ में आ जाएगी। तो ऑक्सीजन का अनुपात हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होने का क्या हुआ, 1:2, क्योंकि 16 मतलब 1 मान लिया, तो 32 को कितना हो गया, 1 मानेंगे 16 को, तो 32 2 हो गया। तो इनका जो सरल अनुपात आएगा, छोटे पूर्णांकों का अनुपात आएगा, वो कितना आएगा, 1:2 आ गया। एक तो हाइड्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान 2 ग्राम में ऑक्सीजन के द्रव्यमान क्रम से 16 और 32 ग्राम संयुक्त होकर 2 यौगिक जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। अभिक्रिया में ऑक्सीजन के द्रव्यमान एक सरल अनुपात में यानी कि 16:32 अर्थात 1:2 में हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होते हैं। जैसा कि मैं आपसे कहला था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके मैंने कहा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर विभिन्न प्रकार के यौगिक बना रहे हैं।
तो ये देखें N2O में नाइट्रोजन बाहर कितना हो गया 28। 28 क्यों हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन एक का 14 तो दो का हो गया 28। बात समझ में आ गई? दूसरे वाले नाइट्रोजन का 14 क्योंकि एक ही है। तीसरे वाले में फिर 2 हैं तो 28 हो गया। चौथे वाले में 2 हैं तो 28 है। पाँच वाले में 2 है तो 28 28 हो गया। हाइड्रोजन को देखो, पहले वाले में एक है 16, दूसरे में एक है 16, तीसरे वाले में 3 है तो कितना हो गया? 16 का मतलब 48 हो गया, 48 हो गया। 3 है तो, और 4 है तो 16 × 4 64, और जो लास्ट पाँचवा वाला उसमें 5 है तो 16 × 5 मतलब 80 हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब क्या करें हम, नाइट्रोजन का एक निश्चित मान ले लेते हैं। तो पहले वाले को 28 था तो 14 किया, ऑक्सीजन को हमने 16 से 8 कर दिया। बात को समझ दिया? तो बहुत गहराई से समझो। देखो नाइट्रोजन का 28 था 28, हमने उसको हाफ किया है तो हमें ऑक्सीजन का भी हाफ करना पड़ेगा। तो 28 का 14 तो 16 का 8, ठीक है। वहाँ वही 14 है तो हमें नाइट्रोजन का स्थिर रखना है तो 16 का 16 आ गया ऑक्सीजन। वहाँ पर नाइट्रोजन का हमने फिर 28 से कितना किया? 14, तो यहाँ भी हमने आधा कर दिया 48 से 24। अगले वाले में हमने फिर वही 28 से 14 किया है तो यहाँ हमने कम करके आधा कर दिया 64 का 32। फिर लास्ट वाले में भी हमने 28 का 14 किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 80 का आधा 40। अब देखो ऑक्सीजन किस अनुपात में संयुक्त हो रहा है? 8, 16, 24, 32 और 40। इनका अनुपात क्या है? 1:2:3:4:5। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से कि जो निश्चित ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो नाइट्रोजन के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है वो सरल अनुपात में है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना संयुक्त कर रहा है? 8, 16, 24, 32 और 40। और किससे कर रहा है? नाइट्रोजन के एक फिक्स द्रव्यमान से। तो इनका जो अनुपात है वो 1:2:3:4:5 हो गया। तो ये आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी गुणित अनुपात का नियम, कि हमने किस प्रकार से ये नियम हमने सीखा। इसको एग्जाम में आएगा तो एग्जाम्पल से सहायता से आप आराम से बता सकते हैं। तो इस क्लास में बच्चों हमने क्या सीखा? इस क्लास में हमने सीखा सबसे पहले सार्थक अंक कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, उनमें कौन से जीरो सार्थक होते हैं यानी कि सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन से जीरो सार्थक नहीं होते हैं। फिर हमने सीखा कि सार्थक अंकों को लेकर किस प्रकार जोड़ते हैं यानी कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ये सब जो एनालिसिस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वो हमने सीखे। और उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस सीखी हमने, विमीय विश्लेषण, और विमीय विश्लेषण के बाद हमने कुछ रासायनिक संयोजन के नियम सीखे, जिसमें हमने कहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। ये सब हमने इस क्लास में सीखा। हम अगली क्लास में मोल कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और मोल कंसेप्ट के बाद में फिर हम कुछ उसकी विलयन में जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।